क्लास नंबर 4 CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 और ये हमारी बायोमोलिक्यूल्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, जहाँ तक बात हुई जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट उतने नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय कम है तो हमें सबसे पहले टाइम की रिस्पेक्ट करनी है और हमें धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो आप विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो उनको तो आप बना के रखिएगा और साथ में सैम्पल पेपर्स और अलग अलग सोर्सेज से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लेकिन आपको लिमिट रखना है आप कितने डेप्थ में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सब रिसर्च के टॉपिक्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास विटामिन है, तो विटामिन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, इनका डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे पास सोर्सेज, विटामिन के सोर्सेज और विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमने ईयर देखा, मतलब ईयर लिखा है मैंने और ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए। फॉर एग्जांपल 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हमने 15 सेट्स देखे थे। तो विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ऐसा क्यों? एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी। अच्छा, विटामिन सी में एसिड कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और हमें ध्यान रखना एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन B6 का अदर नेम क्या है, ये नया क्वेश्चन था। जहां तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया था, 2024 में पूछा गया कि विटामिन B6 का अलग नाम क्या है। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक ब्रैकेट में विटामिन B6 के नीचे ब्रैकेट में पायरिडॉक्सिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब उसका अदर नाम है पायरिडॉक्सिन। उसी तरह B1 में थायामीन है। ठीक है, अब थायामीन में एक थाइमिन है, वो बेस है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में, लेकिन ये थायामीन है। B2 में राइबोफ्लेविन है और B6 में पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले साल ही हमसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अब जैसे एक और बात है कि जैसे डेफिशिएंसी डिजीजेस जो आई हैं, जैसे स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस और भी दी हैं। जैसे आपको ध्यान होगा ऑस्टियोमेलेशिया भी दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। फिर आपके पास पर्नीशियस अनीमिया दिया है, एक अनीमिया या पर्नीशियस अनीमिया ये दिया है। फिर चिलोसिस, एक चिलोसिस नाम की डिजीज भी दी हुई है। उसके बाद जेरोफ्थेल्मिया, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेरोफ्थेल्मिया पिछले साल ही पूछा गया था। अब एक चीज और हो सकती है कि आपको नाम की जगह सिम्टम्स दे दिया जाए, जैसे आपको बोला जाए लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। अब ये बेरी होता है, बेरी होता है तो विटामिन बी देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिम्टम्स दे दिए जाए तो, ठीक है, जैसे आपका आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन अनीमिया की जगह, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना। मैंने टेबल बनाई है, हम लोग उसमें से देखेंगे। फिर उसके बाद और किस तरह के क्वेश्चंस थे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, तो विटामिन B12, B6 स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, तो एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज और आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन भी नहीं लिखा है, ऑप्शंस दिया, तो ऑप्शन में आपको फिर सेलेक्ट करना होगा फैट सॉल्युबल कौन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12 और ऑप्शन डी विटामिन B2। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो विटामिन है हमारे पास वो सब बी ग्रुप की हैं। ठीक है, और बी ग्रुप क्या होते हैं? वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया विच इज नॉट सॉल्युबल या नॉट स्टोर्ड। अच्छा, सॉल्युबल नहीं स्टोर्ड के बारे में पूछा गया। ये सब टर्म का हमें ध्यान रखना है। विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, तो अगर आप एनसी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपके पास एक लाइन है कि द विटामिन बी या ग्रुप ऑफ विटामिन बी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, और लिखा है ब्रैकेट में एक्सेप्ट विटामिन B12। तो हमारा आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी एंड विटामिन सी आर एसेंशियल फॉर अस अकाउंट। ठीक है, तो विटामिन बी, विटामिन सी हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और यूरिन के द्वारा वो क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो हमें दोबारा वो विटामिन चाहिए।
फिर एंजाइम से एक क्वेश्चन है, एंजाइम हमने पिछले क्लास में किया था, कुछ बेसिक बातें एंजाइम की वो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से ही, और कुछ जनरल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर्स और रिसोर्सेज से। फिर उसके बाद राइट अ मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, तो एक चाहिए तो आप एक ही लिखिएगा, बेसिकली स्टार्च और सेलुलोज इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, हम लोग पीडीएफ में इसका लैंग्वेज देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये बेसिक विटामिन से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड में चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले कंपोजिशन, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है। अब जो हमारे पास डीएनए और आरएनए उनका कंपोजिशन क्या होता है, तो एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं। पहला टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनका कंपोजिशन क्या होता है, तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस। उसके बाद हमारे पास जो डीएनए और आरएनए होता है, तो डीएनए में क्या होता है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। तो शुगर क्या होता है, 2 डीऑक्सी, मतलब सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड कार्बन पे आपका ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए में जो हमारे पास शुगर होता है उसके किस पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए में होता है OH सेकेंड पोजीशन पे C2 पे, पर डीएनए में नहीं होता है। अब बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस तो 4 बेसिस दोनों में होती है। थायमीन होता है, जैसे थायमीन B1 था, यहाँ थायमीन है। थायमीन होता है डीएनए में और यूरेसिल होता है आरएनए में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, न्यूक्लिक एसिड का। हमने देखा इसमें क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो इसमें 3 चीजें होती हैं, हमने देखा पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस। अब डीएनए और आरएनए का कंपोजिशन, तो ये कंपोजिशन सेम होगा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है ना, 5' पोजीशन, 3' पोजीशन, ये सब अब एक बार देख लीजिएगा। इनसे अलग लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो हमेशा से पूछे आ रहे हैं, ठीक, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 5' 3' क्या है, कहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, कहाँ पर आपका शुगर में बेस जुड़ रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ द शुगर मॉइटी, मतलब शुगर जो हमारे पास है उसमें 5' पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड हमारा जुड़ता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपने देखा होगा ऐसे शुगर, फिर N ऐसे करके बेस, ऊपर बेस, ऐसे करके डायग्राम बनाया है छोटा सा सिंप्लीफाइड वर्जन, उसको आप ध्यान दे सकते हैं, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक बार आप देख सकते हैं उसको, जैसे पेप्टाइड, ठीक है, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, ये सब पूछे जा चुके हैं, हो सकता है डाई न्यूक्लियोटाइड भी पूछा जाए। तो एक बार बेसिक आप देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, आपको आगे बहुत डेप्थ में इनको पढ़ना है, लेकिन अभी आप इनको बेसिक में बहुत ही देख सकते हैं। उसके बाद एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आया था 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर में, कि डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो ये एक बॉक्स में दिया, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास हार्मोन्स है। हार्मोन्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और आप इनके बारे में कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर किस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, तो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमने 15 सेट जो किए थे। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर बेसिस इन डीएनए, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, बस आपको ये ध्यान रखना है, असर्शन रीजन, फिर न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन, डिफरेंट बेसिस इन आरएनए एंड डीएनए, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स, फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। तो ऐसे करके क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। एक क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस, आपको साइटोसिन, एडेनिन, इन सब का ध्यान देना है, ठीक है। फिर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए ये क्वेश्चन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आए। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक बार हम लोग थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डू 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स बॉन्ड विद ईच अदर, तो इनमें कौन बॉन्ड होता है, जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमने देखा था, पेप्टाइड लिंकेज जब पेप्टाइड बॉन्ड देखा था। यहाँ पर क्या होता है, डाई ईस्टर, ठीक है, डाई ईस्टर बॉन्ड देखेंगे। जैसे यहाँ पर तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा गया, तो न्यूक्लिक एसिड जो बॉन्ड होता है डबल हेलिक्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बॉन्ड होते हैं, तो आपका फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोसाइडिक, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, पेप्टाइड, उसके बाद फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड। फिर राइट द मेन फंक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम, ये एंजाइम से रिलेटेड है, पिछले क्लास में किया था। तो माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस में यूज होता है। वाई आर डीएनए एंड आरएनए कंसिडर्ड एज एसिड्स,
तो एसिड्स क्यों बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड्स में? एसिड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोजन को लूज कर सकता है और एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। फिर हाउ आर न्यूक्लियोटाइड जॉइंट टुगेदर, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड लिंकेज, फिर मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसाइड डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हैं। प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड्स आर जॉइंट बाय। उसके बाद आपका डाइसैकेराइड्स में हमने देखा था ग्लाइकोसाइड लिंकेज, या पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स जॉइन होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जॉइन होते हैं? तो दे आर जॉइंट फ्रॉम फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, ठीक है। कहाँ पर 5' और 3' कार्बन। तो जैसे आप स्ट्रक्चर का एनालाइज करेंगे तो ये सब डैश वाले आप नंबर ध्यान से आप समझ जाएंगे, बेसिक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? जैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है, वैसे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो वो आपका ये हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर बैकबोन ऑफ डीएनए क्या होता है? तो बैकबोन ऑफ डीएनए होता है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा ज्वाइन होते हैं। लैंग्वेज में आप इसको देख लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर पेशेंस के साथ आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अगर देखें किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं मार्क्स के लिए, हम लोग कोशिश करें किस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना पाएँ कि हम लोग ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो हम लोग अपना टाइम किस में ज़्यादा दें, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये आप खुद सेल्फ आपको करना होगा, ठीक है। आप करिए, बिल्कुल हो जाएगा। फिर वाई आर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मतलब होता है जनरल क्वेश्चन है। नेम अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट? तो देखेंगे हम लोग पीडीएफ में। फिर एक पायरिमिडिन और प्यूरिन बेसिस आता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में आपको डीएनए और फिर ये सब के बारे में बहुत ही डेप्थ में स्टडी करनी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, ओके। तो हमें बहुत ही बेसिक बातें जाननी है, ठीक है। जैसे जो स्ट्रक्चर होता है बेसिस का, तो वो 2 स्ट्रक्चर से एनोलॉजी में यूज़ किया जाता है, मतलब एनोलॉजिकल होता है। जैसे आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का देखा होगा, ग्लूकोज में पायरन था, ठीक है, तो पायरनोज स्ट्रक्चर एनोलॉजी, ठीक है। फ्रुक्टोज में फ्यूरन, तो फ्यूरनोज स्ट्रक्चर। वैसे जो हमारे पास 5 बेसिस है, 5 कैसे, 4 ये 4 ये, पर इसमें से एक अलग है तो एक एक्स्ट्रा, तो 5 हो जाएंगे। 5 बेसिस, 4 इसमें 4 इसमें। तो ये जो 5 बेसिस है इनमें से 3 बेसिस एक कंपाउंड को रिसेंबल करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका नाम है पायरिमिडीन, ठीक है। एक पायरिडीन अलग है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पायरिमिडीन को वो स्ट्रक्चर रिसेंबल करते हैं, वो है यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। उसके बाद एक प्यूरिन होता है, डबल रिंग होता है उसमें। तो प्यूरिन को 2 बेसिस, 5 बेसिस है, 3 पायरिमिडीन 2 प्यूरिन, एडेनाइन और ग्वानिन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरिमिडीन बेस, नॉट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन बेस, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, इज अ पायरिमिडीन, ठीक है। तो बेसिक आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं हमेशा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो हमें ध्यान रखना है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, इसको एक बार देख लेंगे। और इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए OH ग्रुप फ्रॉम विच कार्बन एटम इज एब्सेंट? तो बीटा D2 डीऑक्सी, तो 2 C2 पे ऑक्सीजन नहीं होता है एज कम्पेयर टू RNA डीएनए में, इसलिए उसको डीऑक्सी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स पूरा होता है। तो आप अच्छे से इसको बनाइएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इम्पॉर्टेंट है, आपको रिवीजन पर बहुत ध्यान देना है। तो मैंने बहुत ही बेसिक में आपको बताया, आप और इसमें ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अभी टाइम को रिस्पेक्ट करना है और धीरे धीरे आपको अभी आगे बढ़ना है, ठीक। 27 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स पूरा होता है। अब हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। हो सकता है मैं हर चैप्टर ना बता पाऊँ इस तरह, पर जनरली हमने सब देख ही लिया है टॉपिक वाइज, फिर मैं कोशिश करूँगा जितना हो पाए। और मैं बायोमोलिक्यूल्स का मेंस का भी शुरू करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सारे ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े बोर्ड के लिए वो मैक्सिमम कनेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए। मेंस में और भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल लेवल ज़्यादा होता है, पर आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसी से आप आंसर बना सकते हैं, डायरेक्ट यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेंस के भी शुरू करेंगे, और मैं क्लास 12 के जो क्वेश्चंस हैं और ये रिवीजन है वो कंटिन्यू रखूँगा, और हम लोग धीरे धीरे अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्लास 1 रखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और इसी तरह हम लोग क्लास 12 2025 के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है और ये आखिरी क्लास होगी, तो हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं अब विटामिन्स। तो विटामिन्स में हमें क्लासिफिकेशन देखना है। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बहुत बार पूछा गया, इसके एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सोर्सेज,
डेफिशिएंसी डिजीज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैट सॉल्युबल कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर, एडिपोज टिश्यूज, ऐसे करके एक दिया हुआ है लाइन, उनको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद किस साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, कौन से विटामिन स्टोर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन, स्कर्वी, विटामिन सी का एसिड क्या है, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वैसे कुछ कुछ विटामिन के हमें साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखने हैं, पूछे गए हैं। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन का वन एग्जांपल 2024 में हमने डिस्कस किया था जब हमने 15 सेट्स देखे थे। उसके बाद अदर नेम ऑफ विटामिन B6, तो ऐसे करके अदर नेम भी अब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़ेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन एक, ज़ेरोफ्थेल्मिया इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड वाई एंड द डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी, ठीक है। फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, फिर रिकेट्स, पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है, किस विटामिन से होता है, ठीक है, इसका क्या सिम्टम्स है, रिकेट्स का क्या सिम्टम है, स्कर्वी का, ये सब भी ध्यान रखना है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 स्पेसिफिक पूछा गया, ठीक है, तो 2015 में था, लेकिन फिर भी ये सब पूछा जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज और आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो लिवर और एडिपोज टिश्यू फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर होते हैं। लेकिन फिर हमें ये भी देखना है कौन सा फैट सॉल्युबल है, विटामिन सी तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास विटामिन बी है तो ये भी फैट सॉल्युबल नहीं है, फिर यहाँ पर विटामिन ए तो ठीक है पर फिर विटामिन बी है तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज, तो बी विटामिन ए। हम लोग कुछ लाइन भी लिख देंगे, है ना, चाहे असर्शन रीजन का हो या सिंपल MCQ का हो। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। तो देखिए विटामिन बी स्टोर्ड नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान से अगर पढ़िएगा एक एक्सेप्शन में था, एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो एक्सेप्ट जो हमारा विटामिन है, विटामिन B12, तो ये विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो लिखा हुआ था विटामिन बी का एक ग्रुप होता है और दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, लेकिन एक्सेप्ट विटामिन B12 मतलब वो स्टोर हो सकता है। तो NCERT की डायरेक्ट लाइन है, तो आप ऑप्शन सी। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, रीडिंग पे आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे विटामिन B6 का पूछा गया था 2024 में, अदर नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, वैसे B2 का राइबोफ्लेविन, B1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, ये थायामीन है, एक थाइमीन भी होता है THY करके, एडेनिन ग्वानाइन में एक THY करके भी हमारे पास बेस है, तो बहुत ध्यान रखना है हमें। फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस का सिम्टम्स भी पूछा जा सकता है, जैसे बेरी बेरी विटामिन बी, तो इसकी जगह पूछा जाएगा लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, या ज़ेरोफ्थेल्मिया की जगह हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया और ऑफ आई, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ये चिलोसिस में फिशरिंग एट कॉर्नर्स एंड माउथ एंड लिप्स, ठीक है। पर्नीशियस अनीमिया, इसका तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि RBC डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या, तो ये पर्नीशियस अनीमिया से रिलेटेड है। स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। तो अलग तरह से वही है, सेम कॉन्सेप्ट, बस अलग तरह से लैंग्वेज NCERT से लिया गया है, तो ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर एसेंशियल, ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो रेडली एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए हमें वो चाहिए। तो देखिए विटामिन बी एंड सी आर soluble in water which must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored except vitamin B12 in our body। अगला देखते हैं, एसर्शन है एंजाइम्स, ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछले क्लास में किया था पर हम लोग आज देख लेते हैं इसको। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये भी सही है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो दोनों सही है पर दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप चाहें तो कुछ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं पर यहाँ पर आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है इसमें या कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना होता है तो आप फिर ज़रूर लिखते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि जनरली असर्शन रीजन में भी कुछ लिख दिया जाता है। राइट अ मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, आप कोई भी इसमें से एक लिखिएगा, दोनों नहीं, है ना, अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन जाना है। तो प्लांट्स यूज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च टू स्टोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो
सनलाइट, और दूसरा सेलुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट सच एज सेलुलोज इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट। तो ये दोनों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा, क्योंकि एक ही पूछा गया, 1 मार्क का है, तो आप एक लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे हमने डिस्कस किया, हमें बहुत ही बेसिक में जाना है, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। हम लोग इसका मेंस के भी क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। वैसे हम लोग का 2025 के लिए कुछ क्वेश्चंस मतलब चैप्टर वाइज मैं कुछ कुछ करते रहूँगा, लेकिन वैसे हमने सब डिस्कस किया है, तो बस आपके ऊपर है जो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी आने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा मेंस की भी क्लासेस शुरू करूँ, मतलब एक जनरल PYQs। तो अप्रैल के बाद भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जनरल है, हमेशा काम आएगा। लेकिन फिर भी अगर उसके पहले भी अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम जो अप्रैल में है उसको भी, ठीक है, जब भी है तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं मेंस के लिए। तो बायोमोलिक्यूल्स से हम लोग शुरू करेंगे, और बीच बीच में 12th का मैं जैसा हो थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस करता रहूँगा। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे DNA और RNA होते हैं। केमिकल कंपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनका स्ट्रक्चर, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, जो हमारा राइबोज होता है उसका भी स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। 2 पोजीशन पे DNA में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस। उसके बाद DNA बीटा D2 डीऑक्सी है ना, तो यहाँ पर 2 सेकेंड कार्बन पे आप देखिएगा OH नहीं है, वहाँ पर H है, O नहीं है, ठीक है। RNA का शुगर होता है बीटा डी राइबोस, ठीक है। फिर DNA बेसिस में कौन सा अलग होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड 5' पोजीशन पे जुड़ा होता है शुगर मोइटी का। ये सब क्वेश्चन बहुत तरह से मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में मतलब अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेशन है, पर कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मॉडिफाइड लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जनरल स्ट्रक्चर, डाइन्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर ऐड होता है, ठीक है, और फिर आपका बेसिस कहाँ ऐड होते हैं, वो सब ध्यान रखना है। अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। फिर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है ना, शुगर, ठीक है, एन टाइम्स ऐसे करके बुक में, उसको ध्यान रखना है। DNA फिंगर प्रिंटिंग से एक क्वेश्चन आया था, शायद 2023 में आया था, उससे रिलेटेड कि बेसिक की कौन सी प्रॉपर्टी है यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हार्मोन से तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत ही कम, तो इसको आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा, ये केमिकल मैसेंजर्स क्यों होते हैं ऐसे करके, उनका सोर्सेज डिफरेंट होता है, तो बस उतना काफ़ी है। 1-2 हार्मोन्स का जो NCERT में जितने थे उसमें हल्का ध्यान रखिएगा, बस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते जो आए हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ DNA, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद बेसिस इन DNA का रेप्लिकेशन और सेल्फ रेप्लिकेशन, ये एसेशन रीजन में आया था, ठीक है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन के बारे में आपको बायो में पढ़ना है क्लास 11th में, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छे से रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स आप देख सकते हैं, इसमें बायो भी है, तो बायोलॉजी का भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड था, पर DNA रेप्लिकेशन होता है, RNA नहीं होता है, ऐसे करके जो बेसिक कुछ बातें हैं तो वो सब आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले। फिर बेस इन RNA से AR टाइप असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन, डिफरेंट बेसिस इन RNA एंड DNA, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड इन DNA, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA पूछा गया था, 1 स्ट्रक्चरल डिफरेंस। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। फिर विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी, ये तो विटामिन से रिलेटेड है, पर फिर भी 2024 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था। कम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीमेंट्री बेस कौन किसका होता है, ठीक है। DNA RNA से फिर एसेशन रीजन क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा गया है और अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो एसेशन रीजन में पूछा गया था, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है 2021 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, DNA फिंगरप्रिंटिंग, अच्छा 2024 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था। DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, चेंज इन pH इन प्रोटीन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन से रिलेटेड है, तो अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरली ऐसे ही होता है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स से बहुत सारे पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। फिर 2023 में न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन पूछा गया था और 2 स्ट्रैंड्स इन DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये रहा क्वेश्चन, ये पूछा गया था।
तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें से। हाउ डू टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स बॉन्ड विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ देखते हैं। टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसेस। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम। ये एंजाइम से रिलेटेड है। माल्टेज इज यूज इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज से माल्टेज, तो माल्टेज इज यूज इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज यूनिट से होता है, तो हाइड्रोलाइसिस में जो ग्लूकोज बनता है उस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को माल्टेज क्या करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो एंजाइम में बायो कैटलिस्ट होते हैं। वाई आर डीएनए एंड आरएनए कंसिडर्ड एज एसिड्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। डीएनए एंड आरएनए आर कंसिडर्ड एज एसिड्स बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट होता है वहाँ पर, फॉस्फोरिक, एंड दीज फॉस्फेट्स कैन रेडली रिमूव या लॉस ऑफ प्रोटॉन, लूज ऑफ प्रोटॉन एंड मेक डीएनए आरएनए हाईली एसिडिक। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह में मिल जाएंगे, आप अलग रिसोर्सेज से देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगे, क्योंकि बहुत डेप्थ है। मैंने बोला कि आगे भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे अपने साइंस में, साइंस को आगे कैरियर के रूप में परस्यू करेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में हर एक चीज़ जाननी है। पर अभी बस आपको उतना देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको ध्यान देना है। बहुत नॉलेज है, आगे भी आपको लेना है, तो आपको अभी टाइम का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है, रिविजन करना है और बहुत सारी बातें। हाउ आर द न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट टुगेदर। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है, बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन। कभी कभी आपको पोजीशन भी पूछी जा सकती है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, एसर्शन रीजन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में। ठीक है, ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स था, वैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स था, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब आपका ये जो है न्यूक्लिक एसिड वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से बने तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए किसको कहते हैं। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स जॉइन टुगेदर इन रेगुलर 3'-5' फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेजेस। तो एक तरह से जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है जो जॉइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस से, तो वो होता है। ठीक है, तो जैसे पेप्टाइड लिंकेज हो गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, तो एक और लिंकेज आप ध्यान रख सकते हैं, फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है, व्हाई आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसेस। तो हमें पता है डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, तो स्पेसिफिक जो बेसेस होते हैं, 2 बेसेस, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। साइटोसिन फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानाइन वाइल एडेनाइन फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। एक थायमिन आया था, विटामिन B1 था शायद उसका स्पेसिफिक नेम। ठीक है, थायमिन, ये थायमिन है, तो इस पर ध्यान रखना है। तो फॉर्म्स हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था तो प्रोटीन से रिलेटेड था, तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। हाँ, B1, विटामिन B1 ये थायमिन है। ठीक है, वो थायमिन है जो हम अभी देख रहे हैं। जो 4 बेसेस होते हैं, कौन सा बेस अलग होता है उससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो साइटोसिन है वो बनाता है ग्वानाइन से, और एडेनाइन बनाता है थायमिन से। ठीक है, एज अ रिजल्ट द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर एक में ए होगा, मान लेते हैं ऐसे, एक में ए होगा तो दूसरे में ए नहीं होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। पर ए हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो टी के साथ, थायमिन के साथ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एडेनिन थायमिन ऐसे करके। तो इसलिए जो हमारा होता है कि एज अ रिजल्ट द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट आइडेंटिकल। 8 नंबर है, नेम अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आप ध्यान रखिएगा, विटामिन सी होता है। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें रीडिंग में और फिर आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं। ठीक है,
विच इज़ नॉट अ पायरिमिडीन बेसिस। अब एक प्यूरिन बेस होता है, पायरिमिडीन बेस होता है। आपको ध्यान होगा कि ग्लूकोज को पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि पायरेन एक कंपाउंड था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड था, ठीक है। फिर फ्रुक्टोज को फ्यूरानोज बोलते थे, ऐसा क्योंकि फ्यूरन एक कंपाउंड था जिससे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर रिलेट होता था, ठीक है। वैसे जो 4 बेसेस हैं हमारे पास, ऐसे 5 बेसेस हैं, ठीक है। तो वो जो बेसेस हैं वो 2 स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। कुछ बेसेस पायरिमिडीन, ठीक है, इससे रिलेट करते हैं, और कुछ बेसेस प्यूरिन इससे रिलेट करते हैं। तो ये 2 होते हैं। तो इसलिए जो बेसिस पायरिमिडीन स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं पायरिमिडीन बेसिस, और जो प्यूरिन से रिलेट करते हैं उसको प्यूरिन बेसिस, ना एनालॉजी। तो यहाँ देखते हैं, तो पायरिमिडीन बेस कौन नहीं होता है? तो ग्वानाइन इज़ नॉट अ पायरिमिडीन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर में स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, इसमें 2 ऐसे रिंग होते हैं। तो एडेनाइन और ग्वानाइन इससे रिलेट करता है। इसके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं, प्यूरिन नहीं होते हैं, कुछ और भी होता है इसमें, लेकिन एडेनाइन ग्वानाइन इन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, इसलिए एडेनाइन और ग्वानाइन को हम लोग प्यूरिन बेसिस बोलते हैं। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर एक पायरिडीन होता है, ठीक है, पायरिडीन सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। तो पायरिडीन, ये पायरिडीन है जिसमें एक ही एन है, पर ये पायरिमिडीन है जिसमें 2 एन है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन, ये पायरिमिडीन बेस से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको पायरिमिडीन बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। छोटा सा था, आप मतलब इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पायरिमिडीन बेसिस, प्यूरिन बेसिस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन से एक क्वेश्चन है, तो ये मैंने लिखा है। तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे नहीं गए हैं हार्मोन से रिलेटेड, पर फिर भी आप उसको ध्यान रखिएगा, है ना, पूछे जा सकते हैं सेशन रीजन या में जनरली। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, एक्सप्लेन। तो हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर से लैंग्वेज पर ध्यान देना है ना, थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि कई बार दिक्कत हो सकती है ना, कंसंट्रेशन लूज हुआ तो हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल्स टू डिस्टेंस टिश्यूज और ऑर्गन्स एंड दस कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, सो दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। अगला क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए OH ग्रुप फ्रॉम विच कार्बन एटम इज एब्सेंट कंपेयर टू आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी, तो ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सी है। तो फिर कौन से कार्बन से वो एब्सेंट होता है? तो 2 से, बीटा D2 ऐसे करके था। और आप देखिएगा फिर सेकेंड पोजिशन में सिर्फ H होता है, OH नहीं होता है। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए OH ग्रुप फ्रॉम कार्बन एटम 2 इज एब्सेंट कंपेयर टू आरएनए। तो इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो बायोमोलिक्यूल्स पूरा हुआ, ऐसे ही अब हम लोग ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 27 से पहले सारे चैप्टर्स कर लो, पर हो सकता है नहीं हो पाए, ठीक है। पर फिर भी एक तरह से हमने सब किया है, ठीक है। बस आपको अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है और अपने एक लिमिट रखनी है, ठीक है। बहुत नॉलेज है, आप बिल्कुल डेप्थ में जाइएगा। आप आगे पढ़ना चाहें बिल्कुल आप आगे कंटिन्यू करिए इन सब को, है ना। लेकिन अभी आपको टाइम का रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी समय नहीं है, हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप सब देखिएगा। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी गहराई में जाना है, ठीक है, कितना आपको नोट्स बनाने, कितना लिमिट रखना है उसके हिसाब से, क्योंकि और भी आपको पढ़ना है, और भी बातें हैं, ठीक है। तो आपको समय भी देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आप बहुत ही लिमिटेड रहिएगा और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। स्ट्रेटजी बनाइएगा हर चैप्टर्स का कि किसमें ये टॉपिक्स तो होनी चाहिए, ये नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में अगर आपको लगता है नहीं अब सब हो गया, तब आप उनको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब अगले हम लोग पहले ऑर्गेनिक देखेंगे, तो अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और अब मैं कुछ क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो अब आप मेंस में भी देख सकते हैं। अब मेंस का भी बायोमोलिक्यूल्स के PYQs बस शुरू करूँगा, तो देखिएगा कितना चीज़ें रिलेट होती हैं। और आप साथ में मेंस की भी तैयारी धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन पहले बोर्ड की, क्योंकि मेंस के लिए हमारे पास थोड़ा समय है, ठीक है, सेकेंड चांस के लिए। तो आप बोर्ड पे पहले पूरा फोकस करिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। हम अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री 12 में आगे बढ़ते हैं।